अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और अभी अपडेट 12 में एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में गणेश उत्सव की धूम। पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। भारत और कुवैत के विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर की बैठक संपन्न। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा। कुवैत में होगी भारत और कुवैत के बीच विदेश कार्यालय परामर्श की अगले दौर की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में शंघाई सहयोग परिषद यानी SCO की 25वीं बैठक में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। हंसलपुर में मेक इन इंडिया की सफलता का नया अध्याय। ई-विटारा को दिखाई हरी झंडी। 100 से अधिक देशों में निर्यात को तैयार भारत का पहला ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल। भारत के बैटरी इकोसिस्टम का नया युग शुरू। संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर में होगा आयोजित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का विषय है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। और अब खबरें विस्तार से। पूरे भारत में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह भगवान गणेश के जन्मदिन का प्रतीक है, जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। इन दिनों भक्तजन घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। रोजाना पूजा, आरती और भजन होते हैं और अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर बड़े धूमधाम से प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इस वर्ष गणेशोत्सव आज से शुरू होकर 6 सितंबर 2025 तक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मौके पर देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि देश विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह महापर्व बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से मैं प्रार्थना करती हूं कि वे व्यक्ति निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करते रहें तथा उनके आशीर्वाद से सभी देशवासी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाते हुए सशक्त भारत के निर्माण में निष्ठा के साथ कार्यरत रहें। गणपति बप्पा मोरया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति से भरा यह पावन अवसर हर किसी के लिए शुभकारी हो। भगवान गजानन से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। गणपति बप्पा मोरया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि श्री गणेश चतुर्थी पर देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। समस्त सिद्धियों के प्रदाता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से प्रत्येक जीवन में शुभ लाभ का संचार हो। हमारा राष्ट्र निरंतर उन्नति के मार्ग पर गतिमान रहे। गौरी सुत श्री गणेश जी से यह प्रार्थना है। ओम गं गणपतये नमः।
घर घर गणेश आगमन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत और कुवैत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर नई दिल्ली में मंगलवार को विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, संस्कृति और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने खाड़ी मामलों के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के सहायक विदेश मंत्री समीही ऐसा जौहर हयात ने इस परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेतृत्व के मार्गदर्शन में आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो रूपरेखा तय की गई थी, उसे लागू करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर निरंतर कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों देशों के संयुक्त सहयोग आयोग के अंतर्गत संयुक्त कार्य समूह की बैठक भी पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर जल्द से जल्द कराने का निर्णय लिया गया है। भारत और कुवैत के बीच विदेश कार्यालय परामर्श की अगले दौर की बैठक कुवैत में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में संघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी जापान और चीन यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, ये यात्रा कई कारणों से महत्वपूर्ण यात्रा है। ये यात्रा पूरी तरह से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय एजेंडे के लिए समर्पित है। 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से ये प्रधानमंत्री की 8वीं जापान यात्रा है, जो हमारे विदेशी संबंधों में इस विशेष संबंध की उच्च प्राथमिकता को दर्शाती है। Where the Prime Minister, Shri Narendra Modi, is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014, and reflects the very high priority that this particular relationship has in our foreign relations. The annual summit between India and Japan, as you would be aware, represents the highest level dialogue mechanism that exists between the two countries, and it drives the agenda of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. Prime Minister has met Prime Minister Ishiba of Japan on previous occasions on the sidelines of international events. They first met, I think, it was in Vientiane on the sidelines of the ASEAN summit, and more recently on the sidelines of the G7 summit in Kananaskis in Canada in June of this year. भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड जल्द ही दर्जनों देशों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मेक इन इंडिया का निशान होगा। आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। हमारे सबके प्रयास आज
देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। मुझे भरोसा है हमारे आज के प्रयास 2047 के विकसित भारत की इमारत को नई बुलंदी तक लेकर जाएंगे और मुझे भरोसा है कि जापान इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा भरोसामंद पार्टनर बनकर साथ चलता रहेगा। हमारी दोस्ती अटूट रहेगी। संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। ये 2 दिवसीय सम्मेलन 29 और 30 अगस्त तक चलेगा। इस सम्मेलन का विषय है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। इसमें संसद और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के 120 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में संवैधानिक सुरक्षा के उपाय को सुदृढ़ बनाने, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और वर्ष 2047 तक समावेशी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में संसदीय व विधायी समितियों की भूमिका पर विशेष चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और SC/ST कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सभापति डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का लोगो भी लॉन्च किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का विचार 3 बिंदुओं पर आधारित है, जिनमें सीमांत गांवों से पलायन रोकना, सीमांत गांव के हर नागरिक को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित कराना और VVP में चिन्हित गांवों को सीमा और देश की सुरक्षा के लिए एक उपकरण बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के विचार को सामने रखा तब ये तय हुआ था कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। न केवल हर सीमांत गांव को सभी सुविधाओं से युक्त बनाया जाए, बल्कि सीमांत गांव में रहने वाले हर नागरिक को भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से लैस करके उनके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाया जाए। साथ ही इन गांवों को देश और सीमा की सुरक्षा के मजबूत उपकरण के तौर पर विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के अंतिम गांव को देश के पहले गांव की उपाधि देकर सीमावर्ती गांव को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। आजादी के बाद जो सीमावर्ती गांव पीछे छूट गए थे, वो अब मोदी जी के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से नई रोशनी देख रहे हैं। सरहदों पर बदलाव की एक नई इबारत लिखी जा रही है। सड़कें, सुविधाएं, समृद्धि, अब हर योजना सीधे उन तक पहुंच रही हैं जो कभी आखिरी थे, आज वही विकास की पहली कतार में हैं। सुनिए गांव वालों से कैसे मोदी जी की दूरदर्शिता और संकल्प से बदली है उनकी जिंदगी। पहले तो टूरिस्ट का बहुत कम विजिट होता था। बच्चों को पढ़ने का रूम भी एक अच्छा सा नहीं था। हमारा बच्चे क्लास 8 तक पहले मिडिल स्कूल जाता था तो यहाँ से बाहर जाता था, तो अभी यहाँ पे कुछ उनको डॉक्यूमेंट जरूरत हो जाता था, हर चीज कुछ जरूरी हो जाता है। तो पहले लुमला जाना पड़ता था। लुमला 45 किलोमीटर पड़ते और तवांग 80 समथिंग पड़ते हैं ना। दूर जाके रेंट
पे बैठ के पढ़ना बहुत तकलीफ होता था। पहले हमारा यहाँ पे ये सब वेस्ट में होने का तो कचरा जो क्या आता था लेके आता था, नदी में फेंक देता था पूरा। शाम परसों से आता था तो कीचड़ पूरा, तो हम घर फंस के रोकना पड़ता था। सरहद पर बसे इन गांवों में जिंदगी थी, लेकिन जरूरतें सिर्फ ख्वाबों में मिला करती थी। ये बात उन दिनों की है जब ऐसा लगता था कि जैसे ये आखिरी गांव भारत के नक्शे के किनारे रखी कोई भूली हुई उम्मीद हो। वक्त बदला तो दौर बदला, दौर बदला तो नेतृत्व भी बदला, नेतृत्व बदला तो नीतियां बदली, और जन्म हुआ एक दूरदर्शी सोच का, जो इन आखिरी गांवों को पहला गांव बना गई। जब से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले तो हमारा ये कैफ़े जो रन करने में इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। उन्होंने ही हमें ये कैफ़े को अंडर वाइब्रेंट विलेज पे दिलवाया है, और उन्होंने ही हमें बेकिंग और कुकिंग का क्लासेस भी प्रोवाइड किया है। 20 में 2022 को ये दीनदयाल स्कीम का बारे में सुना, मतलब ऐसे सुना कि ऐसे कुछ स्कीम है तो होम स्टे का है, तो मैंने इसलिए अप्लाई करके देखा, तो प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ दिया तो मिल गया। इसलिए अभी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। जब से ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, तब से मतलब टूरिस्ट विजिट भी आना शुरू हो गया है। इंटरनेट भी 2023 से चालू हुआ, तो ये इंटरनेट चालू होने का बाद यहाँ पे टूरिज्म और भी आ रहा है, क्योंकि आजकल तो पूरा ऑनलाइन है ना। जब वो लोग फूड के लिए आते हैं तो हमारा इनकम भी अच्छा से हो जाता है ना। वाइब्रेंट विलेज के अंदर में एक घर भी होने से वहाँ पे भी गवर्नमेंट उसको रास्ता पहुँचा के देंगे बोले। गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे बोले कि कोई एक आदमी होने से भी उसको कहीं दूर जाना पड़े। कुछ पे आना जाना होगा तो तकलीफ नहीं होता है। जैसे काचा रोड ऐसे तो उसमें तो अपना घर से फकर माता तो तकलीफ होता है, पुटापुरी लोग जाने में तकलीफ होता है, जैसे बीमारी लेके जाने में तकलीफ होता है। अभी थोड़ा जो रास्ता ठीक है तो कोई भी अभी पुटापुरी हो बीमार भी हो तो जाने में तो थोड़ा आराम लगता है, वही फर्क है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आने के बाद ही बहुत मतलब चेंजेस देखने को मिला है, जैसे कि बहुत सारा मेडिकल कैंप्स भी यहाँ पे हुआ था। जब हमको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो हमको जाना क्यों है अलग जगह। अभी खास करके नंबर 1 में तो जब वाइब्रेंट हुआ है उसी के कारण से ही आपका ये सेकेंडरी स्कूल बना। अभी इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, इसके बाद में हॉस्टल बिल्डिंग बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, प्लेग्राउंड बना। एजुकेशन में तो बहुत सारा डेवलपमेंट आया है, क्योंकि मेन तो बस्ती को डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहला थिंग तो ये एजुकेशन ही होते है। वेस्ट बैंक है हमारे कैफे के बगल में ही है वेस्ट बैंक, जहाँ पे हमारा जिमीथांग के सारे वेस्ट को वहाँ पे जमा करके सेग्रीगेट करके रिसाइकल के लिए बेचने का प्लानिंग है। सरहदों पर बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पहले चरण में 19 सीमावर्ती जिले के 662 गांव चुने गए, जहां 220 सरकारी योजनाएं 100% लागू की गई। आजादी के बाद से जितना निवेश इन गांवों पर हुआ था, उससे 2 गुना निवेश सिर्फ बीते 5 वर्षों में किया गया, ताकि इन गांवों में सुरक्षा मजबूत हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे, पर्यटन को बढ़ावा मिले और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुधरे। वाइब्रेंट विलेज आने के बाद क्यों हुआ ये सब, मतलब सेंटर इज फोकसिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट वो कर रहे, स्पेशली अपना जो ऐसे जो बॉर्डर एरिया, ये उस भारत की झलक है जो हर कोने तक पहुंचना चाहता है। जब सीमाएं मजबूत होती हैं तो देश मजबूत होता है, क्योंकि सशक्त गांवों में ही बसता है सशक्त भारत। और इसीलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देश की सीमाओं पर विश्वास की नींव बन रहा है। और सीमाओं के बाद अब बात समुद्री ताकत की। हिंद महासागर में भारत की शक्ति और बढ़ गई है। विशाखापत्तनम स्थित बेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया। ये पहला अवसर है जब 2 अलग अलग शिपयार्डों में निर्मित 2 अग्रिम पंक्ति के सतही लड़ाकू जहाजों को एक साथ कमीशन किया गया। उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने तैयार किया है, जबकि हिमगिरी को कोलकाता के गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। इनका डिजाइन ऐसा है कि ये रडार को चकमा देने में सक्षम है। इनमें डीजल इंजन और गैस टरबाइन दोनों लगे हैं। अत्याधुनिक मिसाइलें, तोप और पनडुब्बी रोधी हथियार भी लगे हुए हैं। दोनों भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ वॉरशिप हैं, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं।
इन युद्धपोत के निर्माण में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिससे 4000 से ज्यादा लोगों को सीधी और 10,000 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष नौकरियां मिली। इन युद्धपोतों के शामिल होने के बाद नौसेना की समुद्र तत्परता बढ़ेगी और युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प की पुष्टि होगी। कमीशन होने के बाद दोनों युद्धपोत पूर्वी बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की देश की क्षमता और मजबूत होगी। Modern warships are engineering marvels. Their indigenous design and construction embody both technological prowess and strategic intent. Few tributes to India's maritime power stand taller than the mighty Udaygiri and Himgiri. Both warships follow in the proud wake of legends. Their predecessors, the erstwhile Udaygiri and Himgiri, marked our transformation from a buyer's to a builder's navy. Both warships served the nation with distinction for over 3 decades. The new F-34 and F-35 are future-ready multi-mission stealth platforms designed to deal with both conventional and unconventional threats across our vast areas of interest. Integrated construction with extensive pre-outfitting has enhanced efficiency and enabled a shorter build period for both ships. Each also carries a unique distinction. Udaygiri, crafted at Mazagon Dock Shipbuilders Limited, is the 100th warship designed by the Navy's Warship Design Bureau. Himgiri, built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, is the first stealth frigate constructed on the East Coast. Together, they will not only add firepower to the fleet, but also ignite the economy, with a significant plowback driving equitable growth and reinforcing self-reliance. Equipped with next-generation technologies, these platforms symbolize a strong and secure nation and mark another stride towards Viksit Bharat. Committed to the Navy's core values of duty, honor and courage, Udaygiri and Himgiri will soon hoist the ensign and stand combat ready to undertake any task, anytime, anywhere, anyhow. और अब बुलेटिन के अंत में बात खेल की। खेलो भारत नीति और राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के साथ भारतीय खेल एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। खेलो इंडिया जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को तराश रहा है, जबकि फिट इंडिया लोगों को फिटनेस की गंभीरता से परिचित करा रहा है। ये सिर्फ एक ऐसी नीति नहीं है, यह एक मजबूत, स्वस्थ और अधिक सशक्त खेल राष्ट्र की शुरुआत है। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो। मुझे इजाजत दीजिए और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। भारत एक नए खेल क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। खेलो भारत नीति 2025 की शुरुआत और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के लागू होने के साथ हम खेलों के क्षेत्र में एक साहसिक और परिवर्तनकारी युग की नींव रख रहे हैं। पिछली खेल नीति वर्ष 2001 में बनाई गई थी। वर्षों तक भारतीय खेल केवल कुछ ही क्षेत्रों में ही विकसित होते रहे, लेकिन पिछले 11 वर्षों में हमारे राष्ट्र ने अभूतपूर्व उछाल देखा है। इस पूरी यात्रा के केंद्र में
खिलाड़ी है। खेलो इंडिया के माध्यम से हम विश्व स्तरीय खेल संरचना का निर्माण और विकास कर रहे हैं। स्टेडियम, प्रशिक्षण मैदान और उच्च प्रदर्शन केंद्र। हम युवा प्रतिभाओं को प्रतियोगिताओं और खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट के माध्यम से निखार रहे हैं। हमारे खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां भविष्य के चैंपियनों की तैयारी, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा का केंद्र बिंदु बन रहे हैं। फिट इंडिया आंदोलन के माध्यम से हर घर को फिटनेस अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे खेल केवल खिलाड़ियों तक सीमित न रहकर हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बन सकें। अस्मिता लीग के साथ हम महिलाओं को मैदान में नेतृत्व का सशक्त अवसर दे रहे हैं। पैरा गेम्स के साथ हम दिव्यांग खिलाड़ियों को अपने साहस प्रदर्शन का अवसर दे रहे हैं और कश्मीर से लेकर बस्तर जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों में खेल एकता, आकांक्षा और अवसर का सेतु बन रहा है। इन सतत प्रयासों का परिणाम हम सब ने हाल ही में देखा। एशियन गेम्स 2022 और एशियन पैरा गेम्स 2022 में भारत ने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए क्रमशः 107 और 111 पदक अपने नाम किए। आगे बढ़ते हुए 2024 में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर 6 पदक हासिल किए और 6 इवेंट्स में चौथे स्थान पर समापन किया। और सबसे गर्व की बात, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हमारे खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। अब तक सर्वाधिक 29 पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये पहल मिलकर खेल उत्कृष्टता के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर रही है। लॉस एंजलिस 2028 से लेकर ब्रिस्बेन 2032 और 2036 के दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए हम संकल्पित हैं कि हमारा तिरंगा और ऊंचा लहराए। ये केवल एक नीति नहीं है, ये एक आंदोलन है। आइए मिलकर भारतीय खेलों का भविष्य गढ़ें।